तो चलिए कल वाला एक बार हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बाकी जिसने कल वाली क्लास नहीं की थी वो प्लीज पहले अपनी रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके बाद इस क्लास के नोट्स वो वो रिवाइज कीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग क्लास में एक चीज कंपलसरी है, सभी को अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में रखना है। जो मैं लिखवाऊं वो साथ के साथ लिखना है, क्योंकि मैं आप सभी के नोट्स चेक करूंगी। आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने वर्ड्स में उन चीजों को नहीं लिखेंगे। आपको अपने कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में ही सोल्व करने हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, और अभी मुझे आपके मैसेज दिखाई नहीं देंगे। जिसको जो पूछना है, किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोलिएगा। ओके, क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस और नो? Yes, Yes, madam. ma'am. Yes, ma'am. देखिए, हमने हमारी जो पेपर 1 है उसकी हमारी जो 6th यूनिट है ना, उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। कल हमने ये स्टार्ट की थी। हमने यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो कवर किया था कि सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके सिवा हमने कुछ बेसिक टर्म यहाँ पे सीखी थी। उनमें से मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो आज की क्लास के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, मैं आज आपको वो बताऊंगी। ओके, यहाँ पे जैसे पहली हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होती है, कोई मुझे बताएगा स्टेटमेंट क्या होता है, या प्रोपोजिशन क्या होती है? मैम आपने बताया था स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं उन्हें स्टेटमेंट बोलते हैं और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यस, स्टेटमेंट क्या होती है? कोई भी चीज हम जो डिक्लेयर करते हैं उसमें हम हमारी फीलिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको कुछ चीज बताई, वो क्या थी? स्टेटमेंट थी। उसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। मैंने आपको कुछ बताया, मैंने आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ बताया, या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है, लेकिन वो एक साथ दोनों नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने आपको जैसे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कुछ बताया, या तो हो सकता है मैंने आपको सही बताया हो, या हो सकता है मैंने आपको गलत बताया हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये होती है हमारी स्टेटमेंट। कुछ भी डिक्लेयर करना, कोई भी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या हिंदी में हम बोलते हैं घोषणात्मक वाक्य, उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, अब आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से आप लोग क्या समझते हो? आर्ग्यूमेंट आपने बताया था तो ये वैलिड और इनवैलिड होते हैं ये तो हो गया, ये किस तरह की होती है, ये तो और ये इसकी। कनेक्टेड सीरीज होती है स्टेटमेंट की जिसमें वन और मोर प्रोनाउंसेस होते हैं और एक कंक्लूजन निकलता है जो कि प्रूफ होता है। हमारी आर्ग्यूमेंट, नॉर्मली हम आर्ग्यूमेंट से क्या समझते हैं कि दो लोगों के बीच में वो कुछ कह रहा है, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, फिर ऐसे उन दोनों के बीच में क्या चला हुआ है, वाद विवाद चला हुआ है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब है एक जो ग्रुप है, किस चीज का? स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट का जो हमारा ग्रुप होता है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अभी हम स्टेटमेंट करके आए हैं कि कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, उनका ग्रुप। अभी मैंने आपसे कुछ कहा, या क्लास में से किसी बच्चे ने कुछ कहा, उसके बाद हम दोनों की बातों से किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, वो होती है हमारी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हमारे पास तीन बेसिक चीजें होती है। कौन कौन सी? प्रीमाइज, एक और प्रीमाइज होती है, और फिर कंक्लूजन। यानी कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट में टोटल तीन टर्म्स होती है। प्रीमाइज, प्रीमाइज,
कंक्लूजन। ये प्रीमाइज में क्या होता है, हम कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई भी पेन है, वो कैसा है, ब्लैक। फिर मैंने बोल दिया कि जो सौरभ जी है, उसके पास जो पेन है वो भी कैसा है, ब्लैक है। ये दो स्टेटमेंट है मेरे पास, इनके बेस पे मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ। इन दोनों को बेस बना के मैं एक कोई कंक्लूजन निकालती हूँ अपना, या निष्कर्ष निकालती हूँ। वो कंक्लूजन कैसा हो सकता है, वो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो मैंने बोल दिया कि जो मेरी क्लास में जितने भी अभी बच्चे हैं उन सबके पास ब्लैक पेन है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन है कि हम आर्ग्यूमेंट को समझ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हमारे पास तीन टर्म्स होती है, हमारे पास दो प्रीमाइज होती है, उनके बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये हमारी होती है आर्ग्यूमेंट। ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी मैटिंग ना, प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम ताश के पत्ते हैं, उसमें 4 कोई हम ले लेते हैं, उसमें किंग है, तो वो तो फिर 4/52 हो गया। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि जैसे आपने नहीं, ब्लैक पेन बोला, तो पेन का जो मतलब जैसे हम देखते हैं उनको नॉर्मली जो कलर होता है ब्लू ब्लैक होता है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं दैट में भी ये ब्लैक हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, या पूरे ब्लैक भी हो सकते हैं, पूरे ब्लू भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक वहां पे हम आए नहीं। किसी का मैम माइक आपने कंक्लूजन को क्या बताया? किसी का कंक्लूजन माइक ऑन है प्लीज। कर नहीं सकती ना, और तू तो देख के फोन उठाते किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। नहीं। हाँ, कोई पूछ रहा था, पूछिए। Yes, ma'am. ये कंक्लूजन का पूछ रहे थे, तो ये सिर्फ ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स दोनों ही हो सकते कंक्लूजन? एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, दोबारा तो बोलिए। मैम जैसे स्टेटमेंट बताया वो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन रहता है तो वो ट्रू या फॉल्स दोनों ही हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारी आर्ग्यूमेंट होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह का होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, वैलिड, इनवैलिड। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, ये मेरी हो गई पहली प्रीमाइज, मेरा पहला कथन। ओके, और अभी हम आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास दो प्रीमाइज होती है, उनके बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे ये मेरी पहली प्रीमाइज हो गई। देन सेकंड क्या है, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैन। तो उसने कहा कि जो सनस्क्रीन है ना, हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। ये मेरी सेकंड प्रीमाइज हो गई। इतना समझ में आया? ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी मेरी आर्ग्यूमेंट है। उनमें से जो मैं ये वाली पहली स्टेटमेंट है वो प्रीमाइज 1, सेकंड स्टेटमेंट है वो प्रीमाइज 2। अब उसके बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। कंक्लूजन क्या, यहाँ पे क्या है, देयरफॉर वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट। इसलिए हमें बाहर जाने से पहले क्या, सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ओके, ये मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। किस बेस पे निकाला है, फर्स्ट और सेकंड प्रीमाइज के बेस पे मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच गई। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया सभी को? मैडम, दैट मतलब स्टेटमेंट इज लाइक दैट, योर स्टेटमेंट दैट UV rays it is harmful for us, हाँ, so that we should be wear the sun screen to protect our eye. This is the argument or the conclusion. But this जी conclusion also can may be possible or not, मतलब may be right or wrong. हाँ, ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारी आर्ग्यूमेंट में हमारे पास तीन चीजें होती है। ओके, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और देन कंक्लूजन।
यहाँ पे देख लीजिए आप, हम इसे बोलते हैं अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स। यहाँ इसके अंदर 3 स्टेटमेंट होती है, उनमें से जो पहली 2 स्टेटमेंट होती है उसे हम प्रीमाइस बोलते हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट होती है उसे कंक्लूजन बोलते हैं। इन दोनों के बिहाफ पे मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ। ओके, इतना समझ में आया आर्ग्यूमेंट सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हम उतना ही करेंगे जितना आज की क्लास के लिए हमारा बेस बन जाए। अब मैंने कल एक चीज बताई थी कि हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती है। सबसे पहले हम चलो एक कर लेते कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास 4 एलिमेंट होते हैं। फोर एलिमेंट कौन कौन से? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला और क्वांटिफायर। ओके, मैम लास्ट वन आपने क्या बताया? क्वांटिफायर। अब यहाँ पे हमारे पास किसी भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट होते हैं। उनमें से एक होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला, क्वांटिफायर। ओके, अब हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैम इस थर्ड और फोर्थ से मतलब क्या होता है? क्वांटिफाई क्या होता है? क्या? मैम इस फोर्थ नंबर पे क्या लिखी है? क्वांटिफायर क्या इसका हो? मतलब क्या होता है मैम? ये हम आगे, ये मैं अभी आपको डिफाइन करूंगी। ओके मैम। क्वांटिफायर होता है जो हमारी क्वांटिटी को बताता है, वो हमारा क्वांटिफायर होता है। या फिर यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, अब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैन है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। कोपुला क्या होता है? कोपुला होता है जो हमारे रिलेशन को दिखाता है, किसके बीच में? सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट के बीच के रिलेशन को बताता है या उनके बीच में रिलेशन रखता है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट, मीन्स आर। क्वांटिफायर क्या होता है? जो हमारी क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी किस चीज में? क्वांटिटी को यहाँ पे हम 4 उसमें करते हैं, ऑल, नो, सम, सम नॉट। ओके, यहाँ पे हमारा क्वांटिफायर क्या होगा? ऑल। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी को बता रहा है। अब क्वांटिटी में हमारा ऑल, नो, सम नोट, यानी कि ऑल के अंदर तो सारी की सारी वस्तु आ गई। नो के अंदर क्या हो गया कि हमने सारी वस्तु को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। सम के अंदर हमारी कुछ वस्तु है उसका कुछ पार्ट आ गया। सम नोट के अंदर यानी कि हमने कुछ पार्ट रख लिया, कुछ पार्ट को हमने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ओके, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, madam. अब मुझे इसमें से
बताइएगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें से मंकी मैडम, monkey, monkey, कोपुला, black, आर R, सीन कोपुला क्या होता है? जो देखो कोपुला से हम नॉर्मली एक वर्ड हमें सुनाई दे रहा, कपल। कपल क्या होता है? जो रिलेशनशिप को दर्शाता है। ओके, रिलेशन, दो चीजों के बीच में रिलेशन। वो दो चीज कौन कौन सी है हमारे पास? हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उनके बीच जो रिलेशन को दर्शाता है। एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम इस चीज को मान सकते हैं। ओके, जो दो चीज दोनों को जोड़ने का काम करता है वो हमारा कोपुला हो गया। अब इसमें ये बताइए क्वांटिफायर कौन सा है? ऑल। ऑल, 1000 क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है? हमारी क्वांटिटी को दर्शा रहा है। ओके, Madam, just again repeat, monkey are the your subject या and copular relation means monkey are black. R is the here, it is कोपुला, copular, correct, relation. Yeah. This black is the object. No, no, Yeah. no. यहाँ पे प्रेडिकेट बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट से याद रख सकते हैं, लेकिन वहां पे हम उसके लिए प्रेडिकेट वर्ड का यूज करते हैं। यस, हेलो, Yes, madam, yes. समझ में आ गया सभी को? yes ma'am, जी मैम। मंकी मैडम सब्जेक्ट है ना? यस। अब हम करते हैं, हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती है। यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास नॉर्मली 4 वर्ड्स होते हैं। ऑल, नो, सम, सम नॉट। यहाँ पे हम ऑल को क्या करते हैं? ऑल को हम ए से डिनोट करते हैं, नो को ई से, सम को आई से, सम नोट को ओ से। इतना क्लियर है? यस। Yes, yes, madam. yes ma'am, ऑल को हम ए बोलते हैं, नो को ई, सम को आई, सम नोट को ओ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास दो तरह के होते हैं ये। कैसे? एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है पर्टिकुलर। अब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर कैसे? जो पूरे को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर पूरा यूनिवर्सली सारी की सारी वस्तु उसके अंदर आ जाती, वो होता है हमारा यूनिवर्सल। पर्टिकुलर किसी भी चीज का कुछ पार्ट, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर उस चीज में से हम निकालते, वो हमारा पर्टिकुलर हो गया। अब कोई मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल कौन कौन से हैं? ऑल All हो गया madam. All is the all universal. ma'am, ठीक है, all ऑल। and no दोनों होगा। या देखो, ऑल में क्या है? हम नो सब, नो भी नो भी यूनिवर्सल होगा हमारा। यस देखो, ऑल के अंदर क्या है कि हम सभी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं सभी चीजों को। नो के अंदर क्या है कि हम सभी चीजों को डिनाई कर रहे हैं। ओके, ये अब पर्टिकुलर बताइएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर क्या क्या है? some and सम एंड सम नॉट some and some not, some यहाँ ma'am, सम किस वे में है? पॉजिटिव टर्म में है, यानी कि हम किसी चीज को अफर्म कर रहे हैं, उसके सम पार्ट को अफर्म कर रहे हैं। सम नोट क्या है? किसी चीज के कुछ पार्ट को हम डिनाई कर रहे हैं। ओके, अब आगे ये दो वे में होता है। यहाँ पे हमारा देखो, हमारे पास दो चीजें होती है, अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि हम किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्म में जो वर्ड यूज हुए हैं उनके लिए अफर्मेटिव वर्ड का यूज करते हैं, और नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव वर्ड का ही यूज करते हैं।
ओके। अब कोई मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अफर्मेटिव कौन कौन से हैं? ये तो ऑल भी हो जाएगा, All and some. सम नॉट हो जाएगा, All and नो इज द नेगेटिव। ऑल एंड सम, और नेगेटिव में मैम है नो एंड सम नॉट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी है वो पूछ लीजिए अभी, फिर बाद में मैं पूछूंगी आप सबसे। Again, just repeat, madam. Affirmative is the all. या Okay, and some also may be affirmative, जी, and some not. It is negative, and no also negative. सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन सा है? ऑल। All। ऑल। और अब जिसने बताया उसके अलावा जो और बच्चे हैं वो बताएगा कि यूनिवर्सल नेगेटिव कौन सा है? नो no, नो no, no, ma'am, or और पर्टिकुलर नेगेटिव? some not, सम some not, नॉट some not, यूनिवर्स ma'am. पर्टिकुलर अफर्मेटिव? ऑल। All, ma'am. सम सम पर्टिकुलर Some, पर्टिकुलर some, इतना ma'am. क्लियर है? यस, Yes, ma'am. ओके। ठीक है, नो क्या है? मैम नेगेटिव यूनिवर्सल। ओके, और सम क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव। Particular, ma'am. पॉजिटिव। Positive. सम नोट क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव। Particular negative. ऑल क्या है? पर्टिकुलर यूनिवर्सल पॉजिटिव। Universal. यूनिवर्सल पॉजिटिव। ओके, अब सम को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? आई से। आई आई से। नो को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? ई से। E से। ई। E. ऑल को? ए। ए से। A से। सम नोट को? ओ से। इतना क्लियर है सबको? O से। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बता दीजिए किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम Madam, it is mathematical used to visualize logical relationship among given groups of elements. जी दोबारा बोलिए। लिखा है ना साफ साफ वहाँ पे कि वेन डायग्राम आर यूज्ड आपको देखो, आपको यहाँ से चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने वर्ड्स में क्या समझ में आ रहा है? मैम समझ कोई में भी पढ़ मतलब के आ रहा है, मतलब मुझे मालूम नहीं, एक्चुअली पढ़ के ही मुझे समझ आ रहा है, वैसे मुझे नहीं पता वेन ओके, डायग्राम क्या होता है। हाँ, तो Yes. वेन डायग्राम क्या है? जो हमारा लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाता है।
किन के बीच में? एलिमेंट्स के बीच में। अभी हम पढ़ के आए हैं ना एलिमेंट कौन कौन से थे? एलिमेंट्स 4 बताए थे आपने, सब्जेक्ट, जरा प्रेडिकेट, कॉपुला और क्वांटिफायर। हाँ, तो जो हमारे एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन को दर्शाता है, या जिस एक डायग्राम के द्वारा हम रिलेशन को दिखाते हैं, हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं कि उनका रिलेशन किस तरह का है, उस डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। लॉजिकली विजुलाइज करते हैं रिलेशनशिप। हाँ, अब ये बनता कैसे है? देखो हमारे पास अभी हम पढ़ के आए कि हमारे पास 4 टर्म होती है, ओल, नो, सम नोट। अब यहाँ पे हमारा ये डायग्राम जो बना हुआ है ये हमारा ओल का है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ओल मैन आर होनेस्ट। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा सेंटर में आएगा। देन उसके बाद जो प्रेडिकेट यानी कि जो उसके बारे में कहा जा रहा है हम उसको उसी तरह से ड्रॉ करते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ओल्ड मैन आर होनेस्ट, यानी कि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मैन है। ये किस तरह के है? ये होनेस्ट है। ओके, हम वेन डायग्राम में ऐसे ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कि हमें अगर दो के बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि यहीं पे है ओल्ड मैन आर होनेस्ट, यहाँ पे जो हमारा मैन है वो हमारा सेंटर में आएगा, यानी कि ये पूरे के पूरे मैन को दर्शाता है। ये पूरा का पूरा सेंटर किसका है? मैन का है। उसके बारे में उसकी क्या विशेषता बताई गई कि वो किस तरह का, वो होनेस्ट है। इसके जो ऊपर ये सर्कल आएगा ये इसकी होनेस्टी को दिखाएगा। ओके, ये हमारा नो का डायग्राम है, यानी कि जिस चीज के बीच में हमें अगर रिलेशन का नहीं पता तो हम उसके बीच क्या कर देते हैं, सर्कल, यानी कि जैसे यहाँ पे है नो मैन आर होनेस्ट, यानी कि कोई भी जो मैन है कैसा है? होनेस्ट नहीं है। अब हम इसके ऊपर तो ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर जब ड्रॉ करते हैं जब इसका पूरा का पूरा पार्ट कैसा हो, होनेस्ट हो, या फिर सम में कैसे करते हैं, हम इसका एक स्मॉल सा पार्ट लेते हैं। लेकिन अभी कोई भी नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा सम का, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव का। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज है, ठीक है, उसका क्या करते हैं हम रिलेशनशिप बताते हैं ना जब किसी और के चीज के साथ, तो उसमें क्या करते हैं जब हम सम को डिनोट करते हैं कि उसका कुछ पार्ट, यानी कि उसमें से हम पूरा नहीं लेते, उसमें से हम कुछ पार्ट ले सकते हैं। वो कुछ में इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है कि वो पूरा का पूरा नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। अब एक चीज जो हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव का होता है, मीन जो हमारा आई का होता है, उसका हमारा डायग्राम नहीं होता। वो कैसा रहता है? वो डाउटफुल रहता है। अब वेन डायग्राम की एक चीज वो है, वेन डायग्राम के लिए एक कंडीशन होती है, जब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं ना, ये यानी कि बड़े की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा ओल का कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन जब हम होल से या फिर बड़े पार्ट से हम क्या किसकी तरफ आते हैं, जब स्मॉल की तरफ आते हैं, तो सम का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये किस तरह से? अब मान लो मेरे पास ये बर्तन है, इसके अंदर कुछ पानी है। एक मेरे पास ये बड़ा बर्तन है, इसके अंदर भी कुछ पानी है। मैं ये तो बोल सकती हूँ कि इस बर्तन का सारा पानी इस बी बर्तन में आ जाएगा, बोल सकती हूँ ना मैं? आ यस सकता है मैम। ना इसका पानी? लेकिन यस क्या मैं मैम। बोल सकती हूँ इस बड़े बर्तन का सारा पानी इसमें आ जाएगा, ए बर्तन में? नो मैम। ए इज द कॉमन ऑफ बी, क्योंकि ए जो है स्मॉल है उसमें भी वाटर है, बी इज द बिग पॉट,
उसमें भी पानी है, तो इसको हम ए को, तो जो एक सर्कल बनाएंगे बी, उसको अंदर जो आएगा ए आएगा मैडम। हम्म देखो पहले यहाँ से समझो कि हम जब स्मॉल से जब हम बड़े की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा पूरे के पूरे का होल का कॉन्सेप्ट काम करता है। यानी कि मैं इसका पूरा का पूरा पानी इसके अंदर डाल सकती हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी इस बड़े बर्तन का पूरा पानी इसके अंदर नहीं डाल सकती। मैं कुछ डाल सकती हूँ, थोड़ा बहुत डाल सकती हूँ। मान लो मैं इसमें से 1 गिलास इसके अंदर डाल दूं, या उतना डाल दूं जितने में पूरा का पूरा भर जाए। दैट्स मीन्स यहाँ पे क्या किया मैंने, सम का कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे मैंने बोला कि ओल, जो पूरा का पूरा जो पानी है ए बर्तन का, वो किसके अंदर आ सकता है, वो मेरे बी बर्तन के अंदर आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब मैं यहाँ से जब बाहर की तरफ जाऊंगी, यानी कि स्मॉल पार्ट से जब मैं बड़े की तरफ जाऊंगी, तो मेरा ओल का कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेकिन मैं इसको रिवर्स में नहीं कह सकती। जब मैं इसको अगर यहाँ बाहर से अंदर की तरफ आऊंगी, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरा कुछ पानी, थोड़ा सा या फिर उतना जितने में वो भर सकता है, उतना पानी क्या है, ए जो बर्तन है उसके अंदर आ सकता है। इतना क्लियर है ना कि हम छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं तो ओल का कॉन्सेप्ट काम करता है, और जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो हमारा सम का कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके, यस और नो। यस 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 मैडम। मैम। हम इसको चलो एक और एग्जांपल से कर लेते हैं। मैं ऐसा तो बोल सकती हूँ कि मान लो ये हरियाणा है, ये हरियाणा किसका पार्ट है, भारत का। मैं ये बोल सकती हूँ ना कि हरियाणा पूरा का पूरा भारत में आता है ना। लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ कि पूरा का पूरा भारत हरियाणा में आता है, नहीं बोल सकते। नो लेकिन मैं मैम। नो मैम। बोल सकती हूँ कि जो भारत का कुछ पार्ट है ना वो हरियाणा है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, हाँ, यस। यस मैम। है ना। तो क्लियर हो गया सभी को ये कंसेप्ट। यस मैम। कोई यस ऐसा है मैम। जिसको अभी भी नहीं आया हो। मैडम ऑल्सो वी कैन रिलेट टू योग ऑल्सो, ऑल आसना, तो जितने भी आसन आएंगे वो सभी आसना हैं, जैसे रिलेक्टिव पोस्चर है, तो हाँ उसमें क्या हो गए आपका शवासना, तो शवासना इट इज स्मॉल, और जो रिलैक्सेशन आसना है उसमें योग निद्रा भी आएगा, जी। शवासना भी आएगा, मकरासन भी आएगा, तो वो हम्म, तो पूरे होल हो गए, तो उसको भी हम योग से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। हाँ ओके, ठीक है। हम्म, अब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे। हमने वो देखा, हमने बोला था ना कि आर्ग्यूमेंट ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, हमारी आर्ग्यूमेंट की दो टाइप होती है हमारे पास, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है कि जहां पे हमारा जो कंक्लूजन है ना, वो 100% हमारे प्रीमाइज को फॉलो करेगा। मान लो अगर हमारा प्रीमाइज कैसा है, ट्रू है, तो हमारा कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। वो हो गया हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है ना, वो 100% फॉलो नहीं करेगा। यानी कि कोई भी हम प्रीमाइज से कंक्लूजन निकालते हैं, वो हो सकता है ट्रू हो, वो हो सकता है ट्रू ना हो। वो वहां पे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, हमारे पास दो तरह की आर्ग्यूमेंट होती है, डिडक्टिव
इंडक्टिव। यहाँ पे क्या होता, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जो हमारा कंक्लूजन है ना वो 100% हमारी प्रीमाइज को फॉलो करेगा। अगर प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन भी हमारा 100% कैसा होगा, ट्रू होगा। अगर हमारी प्रीमाइज फॉल्स है तो हमारा कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मान लो मेरे पास एक बैग है, ठीक है, उसमें से मैंने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की निकली। देन फिर मैंने एक और बॉल निकाली, वो भी रेड कलर की निकली। मैंने उसमें मेरे बैग में टोटल 10 बॉल थी, मैंने 8 बॉल निकाल ली, वो सभी रेड कलर की मिली। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बैग में जितनी भी बॉल है वो सब रेड कलर की है? यस और नो? मैम हो भी सकती यस सर, वो प्रोबेबिलिटी मैम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, हो वही सकता है हमारा negative blank आ इंडक्टिव, जाए। वही हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ओके, ये हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गई। यानी कि यहाँ पे जो हमने प्रीमाइज कही, प्रीमाइज में जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने मेरे घर में एक बिल्ली है, वो ब्लैक कलर की है। आप में भी, लवी ने भी बोल दिया कि मैम मेरे पास भी एक बिल्ली है, वो भी ब्लैक कलर की है। सौरभ जी ने भी बोल दिया कि मैम मेरे पास भी ब्लैक कलर की बिल्ली है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो बिल्ली है ना सबके पास ब्लैक कलर की है, बाकी सबके पास भी भी है? नहीं बोल सकते, हो सकता है बाकी किसी और के पास वाइट हो। हाँ, हो सकता है वो ब्लैक कलर की हो सकता है वो ब्लैक कलर की ना हो। यहाँ पे क्या होता है हमारा 50-50। मैम ट्रू और फॉल्स दोनों होंगे, फिर ये हो सकते हैं। हाँ, यानी कि यहाँ पे मैम हमारे इसके चांसेस होंगे जैसे हम ताश के पत्तों में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हाँ, यानी कि सबके पास क्या होता है, उसका एक चांस होता है कि उसके पास वो चीज सही हो भी सकती है। यानी कि जो हमने प्रीमाइज से जो हमारा कंक्लूजन निकाला है वो हमारा ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन डिडक्टिव में ऐसा नहीं होता। डिडक्टिव में ये होता है कि अगर हमारा प्रीमाइज ट्रू है ना तो हमारा कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। जैसे मैंने बोल दिया मेरी पहली प्रीमाइज है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सेकंड प्रीमाइज मैंने क्या बोल दी, राम इज ह्यूमन। ठीक है, तो मैंने कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि राम क्या है, मॉर्टल है। राम इज मॉर्टल। ओके, यानी कि क्या है, अगर मेरी जो पहली दो प्रीमाइज अगर वो ट्रू है ना तो मेरा कंक्लूजन भी डेफिनेटली ट्रू ही होगा। यहाँ पे जो हमारी पहली दो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। हमें पता है कि मनुष्य कैसा होता है, वो नश्वर होता है, मॉर्टल मीन्स नश्वर होता है वो। ठीक है, तो राम क्या है, राम भी क्या है, एक ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन बींग है ना। तो वो कैसा होगा, राम भी मॉर्टल होगा, राम भी नश्वर होगा। यहाँ पे क्या किया, हमारे जो कंक्लूजन है किसको फॉलो किया, हमारी प्रीमाइज को फॉलो किया। ओके, यस और नो? जी मैम। जी मैम। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्या? मैम एक बार फिर से तुमसे बताइएगा तो। देखो हमारे पास जो दो तरह की वो होती है आर्ग्यूमेंट्स होती है। अब उन दो तरह में से हमारे पास डिडक्टिव होती है, इंडक्टिव होती है। अब इंडक्टिव क्या होती है, इंडक्टिव के पास हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि कोई चीज ट्रू हो सकती है, नहीं हो सकती है।
मैंने 2 प्रीमाइज बोल दिए, 2 या 3 प्रीमाइज मैंने बोल दिया। मेरे पहला प्रीमाइज क्या था कि मेरे पास जो कैट है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। सेकंड प्रीमाइज क्या था कि लवी जी के पास जो कैट है वो भी ब्लैक कलर की है। तो मैंने उन दोनों के बेस पे कंक्लूजन निकाल दिया कि जो जितनी भी कैट होती है ना वो ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो कंक्लूजन है वो 100% हमारे प्रीमाइज को फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे प्रीमाइज ट्रू है ना तो हमारा कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। अगर मैंने जो पहली 2 प्रीमाइज दी है, अगर वो क्या करती है, अगर वो ट्रू है तो वो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, लेकिन अगर हमारी प्रीमाइज फॉल्स है तो हमारा कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। इनकी हमारा कंक्लूजन किसको फॉलो कर रहा है, वो पूरा का पूरा हमारी प्रीमाइज को फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ समझ तक में आ गया तो कोई डाउट? ये आप जो डिडक्टिव और इंडक्टिव का आप पूरा का पूरा थोड़ा डीपली उसमें पढ़ोगे आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में। Madam, mathematically, if you want to prove, we can see here, it is not related premises, but A is equal to, if A is equal to B, and also B is equal to C, then C is equal to A. ये ट्रू है। और इसी को हम दूसरे में लेते हैं, A is not equal to B, B also not equal to C, hence C is not equal to A. यहाँ पे हम इसके पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपने अभी स्टेटमेंट दी है, जो ये जो आर्गुमेंट बोली है, तो वो किससे रिलेटेड है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे डिडक्टिव और इंडक्टिव के भी कुछ पार्ट होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये पूरी एक क्लास लेगा। यहाँ पे हम सिर्फ डिडक्टिव और इंडक्टिव को समझ लेते हैं थोड़ा। चलो मैं आपको इसको कल डीप में बताती हूँ, आज इसके पार्ट बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। हमारे पास आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट के 2 टाइप होते हैं। अब इनके भी पार्ट होते हैं, डिडक्टिव के भी 2 पार्ट होते हैं। और इंडक्टिव के भी 2 पार्ट होते हैं। अब इसके आगे भी 2 पार्ट होते हैं। इनवैलिड का बस एक ही पार्ट होता है, अनसाउंड। स्ट्रॉन्ग के भी 2 पार्ट होते हैं। वीक का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, अनकोजेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट भी 2 तरह की होती है, या तो वो वैलिड होती है या वो इनवैलिड होती है। इंडक्टिव 2 तरह की होती है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होती है या वो वीक होती है। देखो डिडक्टिव में जो इसकी जो टाइप है, जैसे वैलिड से पता चला कि कोई जो आर्ग्यूमेंट है वो किस तरह की होती है, वो वैलिड होती है। इनवैलिड में यानी कि उसका जो कंक्लूजन है उसके प्रीमाइज को फॉलो नहीं कर रहा। इंडक्टिव में हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, उसी के बेस पे ये 2 टाइप है कि वो प्रोबेबिलिटी कैसी हो सकती है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वो वीक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे जो प्रीमाइज है वो किस तरह के हैं, उनके बेस पे जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो स्ट्रॉन्गली एग्री भी कर सकता है, स्ट्रॉन्गली वो, या फिर वो वीकली एग्री कर सकता है तो उससे प्रीमाइज से। अब उसमें हमारी जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है वो भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है वो साउंड, एक होती है अनसाउंड।
साउंड वेव हमारी होती है यूनिवर्सली, या जो प्रैक्टिकली होती है। अनसाउंड इनवैलिड का सिर्फ एक ही वो होता है, अनसाउंड। अनसाउंड में यानी कि जो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, या यूनिवर्सली जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में जो हमने प्रीमाइज या कंक्लूजन दिया है वो कैसा है, या वो यूनिवर्सली नहीं है, वो पर्टिकुलर वो जो हम प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हमने फिर भी क्या निकाल दिया, हमने कंक्लूजन निकाल दिया। वो हम सब कल करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग भी हमारी दो तरह की होती है, कोजेंट और अनकोजेंट। ओके, कोजेंट भी यही होता है कि जो यूनिवर्सली होती है या जो प्रैक्टिकली होती है। ओके, इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस और नो? Yes. यस मैम। आज की क्लास समझ में आई सभी को? जी मैम। यस यस मैडम। पूजा जी आपको? यस मैम। निष्ठा जी? निष्ठा जी? यस मैम। प्रकाश जी? यस मैडम। नीलम जी? नीलम जी आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. लावी जी? Yes, ma'am. तो कल वाली रिकॉर्डिंग और आज वाली रिकॉर्डिंग अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों देख के अच्छे से अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना, क्योंकि उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बेस था। अगर ये आपको क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, तो आप आगे की क्लास नहीं कर पाओगे। इसलिए और जो साथ ही साथ में अपने नोट्स बनाना अपनी लैंग्वेज में। किसी को कुछ डाउट है तो वो कल पूछ लेंगे हम। ओके, तो अब मुझे बताइए हमारी आर्ग्यूमेंट कितने कौन कौन से टाइप की होती है? आर्ग्यूमेंट दो टाइप्स के होते हैं, मैम 2 डिडक्टिव टाइप्स के। एक मिनट, मैं खुद से पूछूंगी क्योंकि एक दो बंदा होता है जो पूरा आंसर देता रहता है। तो ठीक है, सौरभ जी बताएंगे आर्ग्यूमेंट के टाइप। दो प्रकार की होती है मैम, डिडक्टिव और इंडक्टिव। और डिडक्टिव दो प्रकार की होती है, वैलिड। रुको 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 रुको, पूजा जी बताएंगे कि हमारी इंडक्टिव कौन कौन सी तरह की होती है। मैम इस 2 प्रकार की होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, निष्ठा जी आप बताएंगे कि डिडक्टिव कौन कौन सी तरह की होती है? यस मैम। मैम डिडक्टिव 2 टाइप्स की होती है, वैलिड और इनवैलिड। इसमें भी वैलिड के 2 टाइप्स। रुको, बस बस प्रकाश जी आप बताएंगे कि वैलिड कौन कौन सी तरह की होती है? Valid, there are two types. One is the sound, another the unsound. And the valid is the universally, practically it is proven, and that unsound it is not practically possible. ओके, नीलम जी बताइएगा कि हमारी स्ट्रॉन्ग कौन कौन से टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है मैम, एक कोजेंट और एक अनकोजेंट। ठीक है, ओके। लवी जी अब आप पूरे एक्सप्लेन कर दीजिएगा 1 मिनट में, जल्दी जल्दी से। Yes, ma'am. हमारे आर्ग्यूमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जो डिडक्टिव होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, वैलिड एंड इनवैलिड। और जो इंडक्टिव होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो वैलिड होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, साउंड एंड अनसाउंड। और जो इनवैलिड है वो एक ही तरीके का होता है, अनसाउंड। अब इंडक्टिव में जो 2 टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो स्ट्रॉन्ग के भी 2 टाइप है, कोजेंट एंड अनकोजेंट। और जो वीक है उसका एक ही टाइप है, कोजेंट। तो सभी को क्लियर है आज का? जी मैम। किसी को कुछ डाउट? But in deductive, that conclusion 100% is there. It may be true or false. And inductive argument, it is depend upon the probability.
true or false, but it depends upon the probability. That is main difference. नहीं मैम आपने डिडक्टिव में ये बताया ना, ये 100% ट्रू होगा, ये फॉल्स। हाँ, अगर हमारा प्रीमाइस ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा, ये हमारा डिडक्टिव होता है। और जो इंडक्टिव में हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैम डिडक्टिव में फिर ये बोल सकते हैं, इफ प्रीमाइसेस इज फॉल्स देन कंक्लूजन इज 100% फॉल्स। हाँ, आप बोल मैम, सकते यह जो टोटल ये है तो डिडक्टिव होगा ना, जो हमारा स्टेटमेंट होगा यदि सही ट्रू है तो 100% ट्रू होगा, और फॉल्स होगा तो 100% फॉल्स होगा। हाँ, ये हमारा डिडक्टिव है। नहीं, क्वेश्चन तो ये था ना कि अगर प्रीमाइसेस फॉल्स हैं तो फिर कंक्लूजन भी 100% फॉल्स होगा। इंडक्टिव में तो 50-50 चांसेस हैं, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। इंडक्टिव में देखो, डिडक्टिव में हमारे पास जो अगर हमारा जो कंक्लूजन है ना, वो हमारे प्रीमाइज को फॉलो करता है। जिस तरह का हमारा प्रीमाइज होगा उसी तरह का हमारा कंक्लूजन होगा। अगर हमारा प्रीमाइज ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। इंडक्टिव में क्या होता है कि हो सकता है कि हमारा प्रीमाइज ट्रू हो लेकिन हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। वहां पे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है उस चीज की। ठीक है, कि अगर हमारे प्रीमाइज ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रू हो सकता है, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉल्स भी हो सकता है। वहां पे कोई ये वो 100% वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता है कि अगर हमारा प्रीमाइज भी ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। वही हमारा कैट वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो मैंने 100 कैट्स देखी, वो सब की सब मैंने कैसे देखी, ब्लैक कलर की देखी। तो क्या मैं उन 100 कैट्स के बेस पे ये कह सकती हूँ कि जितनी भी यूनिवर्स में कैट है वो सब की सब ब्लैक कलर की होती है? यस और नो? नो मैम। नो मैम। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, वो हमारी इंडक्टिव हो गई। तो चलिए, आज क्लास का टाइम हो चुका, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। जी मैम। शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद सभी लेफ्ट कर दीजिएगा। कोई भी एक शांति पाठ करवा दीजिएगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को सरलता पूर्वक बंद कर लें। हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। ओम दौ शांतिरक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। उस घर्षण की ऊष्मा को अपने आंखों पर लगाएंगे और इसी हथेलियों में अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने आप को आगे सत्र के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद मैम। ओके, तो सभी लेफ्ट कर दीजिए। थैंक यू मैम। ओके, कुंदन सर ने जो, हरिओम सर। हरिओम जी, सॉरी आज क्लास में नहीं ले पाऊंगा, तो मैं सोचा देख लूँ। चलिए बढ़िया। ओके तो सर। ये क्लासेस जो है लगातार नहीं हो गई है 6 to, मैं अभी देख रहा था 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। जी सर, बच्चों ने बोला था 7 से 8। कैसे करेंगे? और फिर इतने लगातार क्लासेस होंगी तो फिर ठीक नहीं है ना। सर, आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ करने का ऑप्शन है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। एक्चुअली मैं भी को होस्ट नहीं हूँ। ओके ठीक है, सब लोग लेफ्ट कर जाइए, कोई बात ओके, नहीं। सभी लेफ्ट कर दीजिएगा।